हेलो फ्रेंड्स, मैं राघविंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियो हमने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। व्यक्ति विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है पारंपरिक शिक्षा का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किस में विशेष योगदान किसका रहा है? जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है इसमें। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि बालक की शक्तियों का संपूर्ण विकास करना। किसको ध्यान में रखते हैं? व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की हर व्यक्ति में व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है एक दूसरे से, तो उनके अंतर को ध्यान में रखकर व्यक्ति विभिन्नता के अनुरूप बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए, वही क्या है? प्रगतिशील शिक्षा है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रोजेक्ट विधि आती है, समस्या विधि आती है, क्रियाकलाप जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? मतलब ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास हो सके, उसको पर्याप्त सबको एक समान अवसर मिल सकें। चलिए नेक्स्ट देखें, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार। सबसे पहले देखें मॉन्टेसरी शिक्षा। इटालियन के प्रसिद्ध डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली कहाँ से आई? मारिया मॉन्टेसरी के नाम से ये मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली आई है। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे के विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। उसने पर्यवेक्षण के आधार पर यह पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण निर्माण करते हैं। इस प्रकार से मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। मॉन्टेसरी प्रणाली में क्या देखा गया? मॉन्टेसरी प्रणाली में देखा गया है कि बालक जो होते हैं वो स्वयं सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। टीचर होता है वो क्या करता है? एक उनको वातावरण उपलब्ध कराता है, और एक केवल सिखाने की जो प्रक्रिया है वो बताता है कि बच्चों को सीखना कैसे है। बच्चे सीखते खुद ही से हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादी शिक्षा प्रणाली की शिक्षा केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? कला और सामाजिक विज्ञान होता है। यह बच्चों ने आलोचनात्मक सोच, तार्किक कौशल को विकसित करता है। बच्चों में क्या करता है? ये सामाजिक विज्ञान और बिंदु कला के माध्यम से बच्चों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किक सोच विकसित करता है। मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संरचनावादी शिक्षा। यह शिक्षा प्रणाली बालकों में सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से शिक्षा प्रणाली करके सीखने पर बल देती है। संरचनावादी शिक्षा जो होती है वो किस पर आधारित है? सृजनात्मकता पर आधारित होती है। इसमें बालकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और प्रयोगों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाते हैं बच्चों को कैसे कैसे क्या एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब इसमें करके सीखने पर विशेष महत्व होता है। बालक खुद करके सीखे, इसमें बालक स्वयं से सीखे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीखे, प्रयोग करे अलग अलग तरह के, वही क्या संरचनावादी शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने वाले सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम हैं जिनसे जीवन की विभिन्न व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। मस्तिष्क का प्रयोग मनुष्य जो होता है मस्तिष्क का प्रयोग अपनी जो विभिन्न दैनिक क्रियाएं हैं उनको हल करने के लिए करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है, वैसे ही उसका क्या होता है? विकास हो जाता है। जैसे पढ़ने के लिए वो अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तो वैसे वैसे उसका विकास होता चला जाता है, कुछ वस्तुएं सीखता चला जाता है। दैनिक
जीवन में जो भी उसको कार्य करता है वो सोच समझ के करता है, उससे क्या होता है, उसका विकास होता चला जाता है। मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं को हल करता है। मस्तिष्क के द्वारा ही क्या करता है, मनुष्य अपनी समस्याओं को हल करता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं। जब हम मस्तिष्क के साधन के रूप में यूज करते हैं तो उसके 3 रूप होते हैं। चिंतन, सोच विचार करना, किसी चीज़ का अनुभूति करना, अनुभव करना, और किसी का संकल्प लेना। ये क्या है, मस्तिष्क के 3 रूप हैं, चिंतन, अनुभूति और संकल्प। कोई बालक कोई समस्या होती है तो क्या करता है, उसके बारे में सोचता है, जो अनुभव हैं उसके उनके द्वारा उसका हल निकालता है, उस संकल्प कुछ करता है वो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञान। ज्ञान कर्म का ही परिणाम होता है। ज्ञान क्या है, बालक कर्म करेगा तो उसको ज्ञान होता चला जाएगा। कर्म अनुभव से पूर्व आता है। कर्म किससे पूर्व आता है, अनुभव से पूर्व आता है। पहले कुछ चीज़ कर्म करेगा तभी तो अनुभव होगा, तभी तो वो सीखेगा कुछ चीज़। अनुभव क्या है, ज्ञान का ही स्रोत है। पहले उसको ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ कर्म करेगा तभी तो उसको अनुभव आएगा। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है आग में हाथ लगाने से हाथ जल सकती है, उसने ट्राई किया होगा एक बार, पहले उसने कर्म किया होगा ना पहले, कि वो आग में हाथ डालने से उसका हाथ जला होगा, तो उसको समझ में आएगा, तो उसको अनुभव हुआ ना कि वो आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। जो ज्ञान होता है वो किस पर आधारित होता है, अनुभव पर आधारित होता है। पहले किसी चीज़ कर्म करता है, फिर वो सीखता है, उससे अनुभव हो जाता है, वही उसका क्या ज्ञान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक प्रवृत्तियाँ। सभी प्रकार के ज्ञान व्यक्तियों के उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम है। ज्ञान जो है, ज्ञान क्या है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके प्राप्त करता है। संघर्ष करता है तो उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे अपनी स्वयं की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, भोजन प्राप्त करने के लिए, वस्त्र प्राप्त करने के लिए मनुष्य संघर्ष करता है। वो क्या है, मौलिक प्रवृत्तियों का ही परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वही क्या करती हैं, उनकी प्रवृत्तियों और मौलिक भावनाओं तथा रुचियों को जन्म देती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन का कुछ कारण होता है, किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया सफलतापूर्वक चलती रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, किंतु उसकी प्रगति में बाधा पड़ती है तब वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। चिंतन जो होता है केवल मनन करने से ही नहीं होता है, वो उसको जो भावना से भी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। मनुष्य का कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। अगर इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वो सोचेगा भी नहीं, लेकिन इसको कोई कार्य करने का, किसी जीने का कोई उद्देश्य होता है तो वो सोचना प्रारंभ कर देता है। अरे मनुष्य की क्रिया सफलतापूर्वक चलती रहे, अगर मनुष्य के जीवन ऐसे सफलतापूर्वक चलता ही रहे तो उसको सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उसके कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई कार्य कर रहा है बालक या मनुष्य, तो उसमें कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है तो वो सोचने लगता है ये रुकावट क्यों आ रही है, बाधा क्यों आ रही है। यही क्या है, चिंतन की प्रक्रिया है। किसी काम को करने में कोई बाधा उत्पन्न हो तब मनुष्य या बालक को सोचना प्रारंभ करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। सबसे पहले देखें, बालकों की शक्तियों का विकास। इसका उद्देश्य बालकों का विकास करना है, बालकों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर। बालकों की रुचि और उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर बालकों का विकास करना है। किसका, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। अध्यापक द्वारा उसका निर्देशन किया जाना चाहिए। बालकों का अध्यापक द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए कि मतलब समय समय पर शिक्षक जो है बालकों को निर्देश देते रहें, कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें बताते रहें, उन्हें समझाते रहें। बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। बालक कब सबसे ज़्यादा सीखता है, जब वो स्वयं कर कुछ काम करता है, स्वयं करके कुछ सीखता है, तब बालक को समझ में जल्दी आता है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को केवल उसको
रास्ता दिखाना चाहिए, उसको निर्देश देना चाहिए, जिससे बालक उस काम को स्वयं करके सीख सके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सामाजिक विकास का अवसर। शिक्षा बालक के लिए नहीं है, बालक शिक्षा के लिए है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तय करना है जिससे बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक से नहीं होती, बालक शिक्षा के लिए होता है। इसी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मतलब ऐसा वातावरण तैयार करो जिससे बालक क्या है, सामाजिक विकास पर्याप्त रूप से हो सके, वह आराम से कुछ चीज़ों को समझ सके। ऐसा वातावरण हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो, लचीला पाठ्यक्रम हो, जिससे शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बालक को आसानी से समझने में मदद कर सके। इससे बालक का सार्वभौमिक विकास हो सके, नैतिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, शैक्षिक विकास हो सके, उसका बौद्धिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके। शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो। मतलब शिक्षा के माध्यम से ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें भेदभाव नाम की कोई चीज़ ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो, बच्चों में होशियार कमज़ोर का भेदभाव ना हो, भेदभाव मुक्त समाज होना चाहिए। इसमें सहयोग की प्रवृत्ति हो तो कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो, इसमें बालक स्वतंत्र रूप से कर सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके। यही क्या एक भेदभाव मुक्त समाज है ये। नेक्स्ट देखते हैं। सभी मनुष्य को उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। मतलब मनुष्य बालक जो इच्छाएं हैं, जो चाहता है करना, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप ही समाज में उसका विकास हो सके। उसको जो अवसर हैं उसकी इच्छाओं के अनुसार ही उसको अवसर प्राप्त हो सकें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अनुशासन का विकास। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। मतलब प्रगतिशील शिक्षा के से सहायता से ऐसा अनुशासन आए बालकों में जिससे उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां वो भी नहीं दबे और बालक जो है अनुशासित भी रहे। अनुशासन का संबंध केवल बालक निजी व्यक्तित्व से नहीं है, बालक के मतलब निजी व्यक्तित्व से नहीं है, सामाजिक परिस्थितियों से है। समाज में कैसे रह रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब निजी तरीके से नहीं है, सामाजिक तरीके से है उसका संबंध। विद्यालय में एक समान उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक कार्यों में एक सारा भाग लेने से बालकों में अनुशासन उत्पन्न होता है और उनमें नियमित रूप से कार्य करने की आदत का विकास होता है। विद्यालय में बालक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक, शारीरिक कार्यों में एक साथ भाग लेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अनुशासन उत्पन्न होता है। वो नियमित कार्य करने की आदत का उसमें विकास हो जाएगा। वो मतलब दिन प्रतिदिन कार्य करता रहे, उसकी एक आदत, अनुशासन में रहने की उसकी एक आदत बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध होना। मतलब वह शिक्षा जो सबके लिए उपलब्ध हो। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया। मतलब इस सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आया है कि मतलब कोई बच्चा 1 से 8 तक अनपढ़ ना रहे, जैसे पैसों की कमी, किसी कमी कारण, कमजोरी कारण, आर्थिक तंगी कारण उसमें मतलब शिक्षा में कमी ना आए, उसके में उसको 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक बच्चा पढ़े, प्रत्येक बच्चा आगे बढ़े। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो। 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल ना छोड़ें। मतलब जो अनिवार्य शिक्षा सार्वभौमिकरण है उसके अंतर्गत क्या जो विद्यालय हैं वो बच्चों के समीप हों, उनके आसपास ही विद्यालय हों। 14 वर्ष तक के बालक को स्कूल ना छोड़ें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषण आहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ कार्यक्रम हैं।
सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए गए जिससे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ती रहे, बच्चे जो हैं विद्यालय छोड़ के ना जाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, न्यूनतम शिक्षा स्तर के माध्यम से, मध्याह्न भोजन के माध्यम से बालकों को विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराना, इससे बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं। पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसमें बालिकाओं को बढ़ावा दिया गया। प्राथमिक शिक्षा कोष, ये सब क्या है, सार्वभौमिकरण के प्रमुख साधन हैं। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं, एग्जाम संबंधित हो सकते हैं। सबसे पहला, जॉन डीवी ने बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किया है। बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किसने किया है? जॉन डीवी ने किया है। जॉन डीवी जो लैब विद्यालय, ये पूछ सकता है लैब विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा है। या लैब विद्यालय को क्या कहा जा सकता है? प्रगतिशील विद्यालय कहा जाता है। लैब विद्यालयों को किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। ये पूछ सकता है एग्जाम में। प्रगतिशील शिक्षा केवल प्रस्तावीय पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशों के में विश्वास नहीं करती, ना ही मात्र अच्छे अंकों को प्राप्त करने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये नहीं कि बालक अच्छे अंक ले आए या वो जो पाठ्यक्रम है बस वही सीखे, उसका सार्वभौमिक विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब बच्चे का सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। प्रगतिशील शिक्षा में अध्ययन की समय सारणी एवं बैठक व्यवस्था आदि में पर्याप्त लचीलापन हो। मतलब एक समय सारणी कैसी हो, आसानी से बच्चे उसको पालन कर सके। बैठक व्यवस्था ऐसी हो जैसे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल केंद्र शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल दिया सकता है। बच्चों को सिखाने पर अधिक बल दिया सकता है, वो बच्चे खुद करके सीखें। स्वयं बच्चे जब स्वयं करते हैं तो कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं। छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करने न ही बाल केंद्र शिक्षा का उद्देश्य होता है। बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? मुख्य केंद्र क्या तो बालक होता है। तो बालक जब फ्री रहेगा, मुक्त रहेगा, तो मुक्त अवस्था में रहेगा तो क्या कुछ ज़्यादा सीख जाएगा। मतलब खुद करके सीखेगा तो ज़्यादा सीख सकता है बालक दूसरों के अपेक्षा, सिखाने की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। बाल केंद्र शिक्षा में बालकों की अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता ली जाती है। बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? केवल शिक्षक ही ना पढ़ाए, केवल शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ा के चला गया, नहीं, बालकों को भी उसमें सहभागिता, पूर्ण सहभागिता हो। जो बालक सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बालक खुद को ऐसा कार्य दें जैसे बालक खुद करें उसको। नेक्स्ट देखेंगे। बाल केंद्र शिक्षा प्रकृतिवाद की देन है। प्राकृतिक ज्ञान का सिद्धांत बताता है कि स्वाभाविक रूप से सीखने और विकसित होने का अधिकार बालक का ही है। बाल केंद्र शिक्षा किसकी देन है? प्रकृतिवाद की देन है। प्राकृतिक ज्ञान का मतलब, प्राकृतिक ज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का यह अधिकार है स्वाभाविक रूप से सीखने का और विकसित होने का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निःशक्त बच्चों के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना का नाम समकेत शिक्षा योजना है। इसका उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चे भी नियमित सामान्य विद्यालय में सभी के साथ शिक्षा का अवसर पा सकें। मतलब निःशक्त बच्चों के लिए एक योजना चल रही, कौन सी? समकेत शिक्षा योजना। जो बच्चे निःशक्त हैं वो क्या सामान्य और नियमित विद्यालयों में क्या क्या शिक्षा का अवसर उनको मिल सके। कौन सी योजना है? समकेत शिक्षा योजना, सबको समान अवसर। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ परिवेश से हो जाता है। इसके लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती। परिवार क्या है? परिवार ही एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या अनौपचारिक पाठशाला कौन सी है? परिवार होती है, जहाँ से बालक सबसे पहले सीखता है, अपने रीति रिवाज सीखता है, नियम सीखता है, परिवार के बोलना सीखता है, परिवार में परिवार की भाषा, ये सब क्या सीखता है बालक? परिवार से ही सीखता है। परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। ये किसने कहा है? दुर्कहेम ने कहा है।